Assalamu alaikum, I'm back again with yet another lecture on e-marketing. लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की और हमने जिक्र शुरू किया था मार्केटिंग मिक्स के हवाले से। हमने बात की थी मार्केटिंग मिक्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और प्राइसिंग ऑनलाइन वैल्यू क्रिएशन में कैसे हमें हेल्प कर सकती है और प्राइस को कैसे मैनेज किया जाता है ऑनलाइन। Let's have a look at the objectives of this lecture. We would be talking about the main fixed and dynamic pricing strategies. We will discuss the buyer's view of pricing online, and we will discuss the seller's view of pricing online in relation to different costs incurred, buyer control, internal and external factors in case of sellers. We will outline some arguments for and against the net or the internet as an efficient market, and we will also mention or discuss several different types of electronic payment systems. Let's start with a small story. Video Egg, it's a company that was started back in 2005 by 3 graduates from Yale University. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि बाय दैट टाइम मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन और वो जो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड बिजनेस मॉडल्स थे ऑनलाइन वो सक्सेसफुल थे बेस्ड ऑन टेक्स्ट एड्स एंड डिस्प्ले एड्स। और उनको कॉस्टिंग उनकी ऐसे वर्क करती थी कि देयर वाज कॉस्ट पर मिली मॉडल CPM मॉडल, जिसमें एक ऐड के अगर 1000 व्यूज़ हो जाते हैं तो फिर एडवर्टाइज़र को पेमेंट करनी पड़ती थी, या कॉस्ट पर क्लिक मॉडल कि अगर कोई लिंक के ऊपर क्लिक करता है यूज़र तो एडवर्टाइज़र को पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस किस्म की कॉस्टिंग फ्रेमवर्क उस टाइम के ऊपर चल रहे थे। लेकिन वीडियो एक ने क्या किया, इन्होंने कोशिश की, इट्स वीडियो होस्टिंग साइट थी और इन्होंने एड्स डालने शुरू किए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर, वीडियो साइट्स के ऊपर, गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, विच वर वीडियो बेस्ड एड्स। और उन्होंने एक एप्लीकेशन एक बनाई जिसको वाज नोन एज एड फ्रेम्स, और वो वीडियो व्यूअर्स को अलाउ करता था कि एक टॉप के ऊपर एक छोटा सा एरिया नज़र आता था जिसके ऊपर एड का साइन होता था, एंड पीपल कुड रोल ओवर टू दैट लिटिल आइकन देयर और वहाँ से उनको स्पॉन्सर्ड एड कंटेंट जो है वो व्यू कर सकते थे। फ़ायदा इसमें यह था कि अगर कोई अनवांटेड कंटेंट है या यूजर्स को यूजुअली इंटरप्शंस पसंद नहीं होती ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ वॉचिंग अ वीडियो, तो वो इंटरप्शन कॉज नहीं कर रहा था। वहाँ पे लोग खुद से पार्टिसिपेट अगर करना चाह रहे थे उस एड को रिसीव करने के लिए, तभी वो उसके ऊपर रोल ओवर करते थे। जो इनका तरीका कार था टू चार्ज एडवर्टाइजर्स बेस्ड ऑन यूजर इंगेजमेंट, यानी कि वो जो रोल ओवर एक्शन लिया जाता था दैट वाज अ सक्सेसफुल मॉडल, और वो एड को चार्ज भी उसी तरह किया जाता था। उन्होंने एक इनोवेटिव प्राइसिंग स्कीम निकाल ली थी जिसमें $0.75 of a dollar was charged for each rollover on a video ad, which is a 60-40% जो है वो उसका स्प्लिट किया जाता, मीडिया साइट ओनर के साथ उसका स्प्लिट किया जाता था। So this was the time then when an innovative way of pricing for advertisement was created by a competitor of Google। और गूगल जो है उस टाइम के ऊपर चार्ज कर रहा था हमारे लिए CPM और बेस्ड चार्जिंग थी उनकी, लेकिन लेटर अभी हमारे पास गूगल की और फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। और गूगल ने अपने एडसेंस प्रोग्राम में, एडसेंस प्रोग्राम जो है वो गूगल के लिए वो ऐसे काम करता है कि if an advertiser wants to place an ad, so Google's AdSense program would identify those websites and those placeholders where that ad can be displayed for that organization, और वो उसके हिसाब से उसको चार्ज कर लेते हैं। और AdSense के अंदर गूगल ने वीडियोस के ऊपर भी एड लगाने का प्रोग्राम इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसकी प्राइसिंग अभी भी उन्होंने CPM वाली ही रखी एज कम्पेयर टू
video eggs pricing model, which was per rollover pricing model. So हमारे पास इंटरनेट के वजह से there are different changes in pricing strategies that have occurred. Price है क्या? Price is the sum of all values that buyers exchange for the benefits of a good or service. आप कोई भी good or service खरीदना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई वैल्यू जो आप इससे गेन करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ पे करते हैं, आप कुछ चीज़ इनकर करते हैं, एंड दैट sum of all those values is the price. For example, money, time, energy and psychic costs, जो कि buyers exchange करते हैं benefits goods और services के लेने के लिए. हिस्ट्री में ज़्यादातर prices जो हैं वो negotiation से सेट की जाती रही हैं between the buyers and the sellers, और बहुत डोमिनेंट मॉडल यही था नेगोशिएशन बेस्ड प्राइसिंग का बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में. फिर उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड प्राइसिंग पॉलिसीज आनी शुरू हो गई, जो कि एक रिलेटिवली मॉडर्न आइडिया है रिटेलिंग, लार्ज स्केल रिटेलिंग और प्रोडक्शन के हिसाब से, मास प्रोडक्शन के हिसाब से, जो कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है. नाउ अब अगैन एक और सेंचुरी के बाद 100 years लेटर अगैन हमारे पास पॉसिबिलिटी के है कि हम उस ईरा में वापस जा सकें जहां पर डायनामिक प्राइसिंग हो रही थी या नेगोशिएशन प्राइसिंग हो रही थी या वेरीड प्राइसिंग हम ऑफर कर रहे थे. इसके अलावा एक और बेनिफिट है जो हमें इंटरनेट ऑफर कर रहा है, एंड दैट इज प्राइस ट्रांसपेरेंसी. प्राइस ट्रांसपेरेंसी का जो फीचर है, इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे हैं उनको कमोडिटाइज कर देगा इन फ्यूचर में. पर क्या ये पॉसिबल है? हम इसको जानने के लिए इस लेक्चर में या आज की क्लास में जानना चाहेंगे कि क्या इंटरनेट अब एक एफिशिएंट मार्केट है इकोनॉमिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बायर्स और सेलर्स के व्यूज प्राइस के बारे में जानेंगे और उनके रिलेटेड कुछ प्राइस स्ट्रैटेजीज को भी देखेंगे जो कि ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव हैं. प्राइस डिपेंड करती है बायर्स और सेलर्स के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स के ऊपर, एंड दे talk to each other, they exchange products and goods and value, or the objective is to reach or help define a fair price. और दोनों पार्टीज बायर और सेलर्स को अग्री करना पड़ता है उस फेयर प्राइस के ऊपर. हम अगर बायर्स के व्यू पॉइंट को देखना चाहें तो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन का जिक्र किया था और उसमें वैल्यू को हमने कहा था कि जी वैल्यू इज इक्वल्स टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट्स. बेनिफिट्स हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किए जो कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फॉर्म में लेते हैं और उनके फीचर्स और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. हम आज बात करेंगे मुख्तलिफ कॉस्ट की दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन में, और कॉस्ट हमारे पास हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी एंड साइकिक कॉस्ट्स. सो हमारे कस्टमर्स जो हैं या हमारे जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर कॉस्ट सेविंग्स को इंजॉय करते हैं, और इंटरनेट उन कॉस्ट सेविंग्स को प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है. हमारे जो रियल कॉस्ट बायर्स पे कर रहे हैं, हमारे बायर्स आजकल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं. उन्हें सिंपल सर्च से डॉलर अमाउंट्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के जो कि ऑनलाइन सेल हो रहे हैं पता लग सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो सेलर्स मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहे हैं उनमें मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं, शिपिंग कॉस्ट होते हैं. बायर्स को उनका भी अंदाज़ा हो जाता है इन हिडन कॉस्ट का. अगर तो वो हिडन कॉस्ट पहले बायर को पता है कि जी ही वुड बी पेइंग सम शिपिंग कॉस्ट आफ्टर परचेज हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वेबसाइट, तो there would be more acceptance on his or her end. लेकिन अगर कस्टमर्स को नहीं बताया जा रहा है
कि कुछ शिपिंग कॉस्ट उनको एंड ऑफ ट्रांजैक्शन में पे करनी पड़ेगी जब वो फाइनल स्क्रीन पे जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करेंगे प्रोडक्ट्स को अपने शॉपिंग कार्ट्स में ऐड कर लेने के बाद, तो फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर्स अपने शॉपिंग कार्ट्स को अबैंडन कर देते हैं, यानी वो अपनी परचेज को कंप्लीट नहीं करते हैं और एक नेगेटिव व्यू पॉइंट के साथ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी कई दफ़ा स्प्रेड करते हैं और आपके साथ उनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रह पाता है। सो हमारा बायर जो है वो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस एड्रेस कर रहा होता है। एक सिंपल सर्च किसी भी शॉपिंग एजेंट बेस्ड वेबसाइट या कोई कंपैरिजन वेबसाइट के ऊपर की जाए किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइसेस हमें नज़र आती हैं फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स। और कुछ लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कुछ टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ सेलर्स शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, कुछ सेलर्स शिपिंग कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ ने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, प्रोडक्ट्स की प्राइस ऑन दी अदर हैंड कुछ के पास कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेस कर देती है। और इसी से मेरी मुराद जब हम बात कर रहे हैं टाइम, एनर्जी एंड साइकिक कॉस्ट की, तो वो हमारे बायर्स इनकर कर रहे होते हैं। कई दफ़ा इंटरनेट भी स्लो होता है या इंफॉर्मेशन जो है वो मुश्किल से मिल रही होती है और आपका जो बायर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दैट बिकम्स अ साइकिक कॉस्ट। शॉपिंग एजेंट्स जो हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जो कि अगर आप उनके पास उनके अंदर जाके सर्च बॉक्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो वो आपको उस प्रोडक्ट के सेलर्स की लिस्ट दिखा देते हैं अलॉन्ग विद द प्राइसेस। सो इट हेल्प्स यू एड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि आपने किस से परचेज करनी है। जैसे ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स हैं, ट्रैवलोसिटी के नाम से है, ऑर्बिट्स के नाम से है। ये मुख्तलिफ साइट्स हैं जो कंपैरिजन करके देती हैं मुख्तलिफ वेंडर्स की प्राइसेस का। और आपको इंडिविजुअली सर्च इंजन में जाके इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च नहीं करना पड़ता है फॉर प्राइसेस। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यूज़र के एक्सपीरियंस को आसान बना देती हैं और उनको आसानी से प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है और वहाँ से वो अपनी कॉस्ट सेविंग्स भी कर लेते हैं। कॉस्ट सेविंग्स जो है वो जो अपॉर्चुनिटी कस्टमर को मिलती है या जिसको वो इंजॉय करते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में है। जैसे कि इंटरनेट जो है वो कन्वीनियंट और फास्ट टर्म है, 24/7 एक्सेस किया जा सकता है। किसी स्टोर के ऊपर या किसी जगह पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए हैं, चीज़ खरीदनी है तो घर से ख़रीदी जा सकती है। इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड मिल जाती है। आपको जो है ईमेल से कम्युनिकेशन हो सकती है। सो कन्वीनियंस एंड फास्ट मोड of communication are the benefits या are the cost savings जो कि कस्टमर के एंड के ऊपर होती हैं। नंबर 2, सेल्फ सर्विस सेव्स टाइम। कस्टमर्स जो हैं हमने पहले मेंशन की नहीं है, बहुत सारी एग्जांपल्स मुख्तलिफ आपको जो वन मोर थिंक और सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेस में भी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाती रही हूँ या बताती रही हूँ सर्च करने के लिए। उनमें भी यू माइट हैव सीन के जी DHL या TCS की वेबसाइट्स हैं तो वो हमें ऑर्डर्स ट्रैक करने में हेल्प कर रही हैं, शिपमेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प कर रही हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिल पेमेंट्स में हेल्प कर रही हैं। हमें अपने अकाउंट बैलेंसेस चेक करने में पॉसिबिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ सर्विस की हैं और सेल्फ सर्विस जो है वो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यू डोंट रियली हैव टू गो टू अ बैंक टू चेक योर स्टेटमेंट और यू डू नॉट रियली हैव टू गो टू अ बैंक टू पे अ बिल। आप अपनी फ्री टाइम के अंदर आराम से जाकर ATMs से या कियोस्क से या इवन थ्रू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स पेमेंट्स कर सकते हैं। सो सेल्फ सर्विस जो है वो भी टाइम सेव कर रही है, एक कॉस्ट बच रही है उस इक्वेशन में जो हम बता रहे थे कि जी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम होगी, बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे और यहाँ से वो कस्टमर को कॉस्ट कम होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा वन स्टॉप शॉपिंग एंड इंटीग्रेशन, इससे मुराद क्या है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर
मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ती है, बट देर आर फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर एक ही जगह के ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ बुक्स नहीं, आप तरह तरह के और भी प्रोडक्ट्स वहाँ से ख़रीद सकते हैं. और अमेज़ॉन ने अब ग्रोसरीज़ के अंदर भी जो है वो मार्केट के अंदर भी एंट्री कर ली है. वो ग्रोसरीज़ भी आप ऑनलाइन अमेज़ॉन की साइट से ख़रीद सकते हैं. और इसी तरह की हमारे पास लोकली भी बिजनेसेस हैं जिनसे हम डायरेक्टली चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो घरों पे पहुंच जाती हैं. सो आपके पास वन स्टॉप शॉपिंग है. यू कैन ईजिली क्लिक्स ऑफ बटन शॉपिंग कर रहे हैं, जो हम बात शुरू से मेंशन भी करते आए हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म. इसके अलावा ऑटोमेशन सेव्स एनर्जी एज वेल. इंटरनेट के ऊपर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं. जब हमें बहुत सारी वेबसाइट को विजिट करके कंपैरिजन्स करने और चॉइस करनी है, तो वहाँ पर फिर ऐसे सिस्टम्स जो ऑटोमेटेड हैं या पासवर्ड्स को ट्रैक कर रहे हैं या हमारी प्रेफरेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं और ट्रस्टवर्दी भी हैं, तो उनको हम प्रेफर कर रहे होते हैं. दैट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर अस. फॉर एग्जांपल, अगर अमेज़ॉन से मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है एंड आई नो कि 2 वीक्स टाइम के अंदर वो डिलीवर भी हो जाएगी पाकिस्तान में, इफ इट्स अ बुक फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं फ़ौरन वहीं पे जाकर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दूंगी एंड आई नो इट विल बी रीचिंग हियर इन टाइम. हालांकि उधर उसी साइट के ऊपर मुझे और भी सेलर्स से उसी बुक की प्राइस कम के ऊपर ऑफर अवेलेबल होगी, बट आई माइट ट्रस्ट अमेज़ॉन मोर ऑन दैट, नोइंग कि कुछ दिनों और कुछ थोड़े से अमाउंट से ही डिफरेंस पड़ रहा है उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के अंदर, और मैं बेनिफिट ले सकती थी किसी और सेलर से परचेज करने का, बट आई वुड प्रेफर गोइंग टू अमेज़ॉन. सो ऑटोमेशन और इस किस्म का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है जो अमेज़ॉन मुझे दे रहा है, उससे मैं ज़्यादा खुश होंगी. मेरी एनर्जीज भी सेव हो जाएंगी. अगैन अ कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म फॉर मी. बायर कंट्रोल इज एन एस्पेक्ट जो हम बायर्स वही व्यू पॉइंट से रिलेट करते हैं कि देयर इज अ शिफ्ट इन पावर फ्रॉम सेलर टू बायर और इट इफेक्ट्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. हमारे आजकल पॉसिबल है कि बायर्स जो हैं वो खुद से प्राइसेस बता सकें, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑक्शन. रिवर्स ऑक्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसमें rather than the sellers, buyers bid for prices that they want to buy the product at, which means कि sellers जो हैं वो अपने पास available inventory या available products list कर लेते हैं, buyers choose करते हैं और कहते हैं कि जी this is the product I want to buy at this price, and it's up to the sellers to identify and decide who would be the buyer for that particular product जिसकी भी bid उनको interesting लग रही होती है. In B2B cases, buyers bid for excessive inventory. किसी कंपनी के पास इन्वेंट्री ज़्यादा है, वो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो there are certain websites और B2B exchange programs जिसमें कोई और बिजनेस उनकी इन्वेंट्री की पूरी इन्वेंट्री जो एक्स्ट्रा है उसको परचेज कर सकते हैं. बिजनेस टू गवर्नमेंट के केस के अंदर भी गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो मुख्तलिफ अपने वेब बेस्ड सिस्टम्स और पोर्टल्स बना लेते हैं जिसपे से जाकर उनकी रिक्वायरमेंट मेंशन्ड होती है कि जो दिस इज आई वांट टू बाय एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू पे फॉर. सेलर्स जाकर उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो दीज इज द प्रोडक्ट्स दैट वी कैन सेल टू यू. सो इस किस्म के पास काम किए जाते हैं कि द पावर इज नाउ मोर टुवर्ड्स द बायर्स देमसेल्व्स, और उस बायर की पावर की वजह से दे आर एट बेटर एज. बायर्स की पावर इंटरनेट के ऊपर बेस कर रही है इस बात के ऊपर भी कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वेब के ऊपर, और बहुत ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है बायर्स के पास, और वो आराम से किसी और के पास स्विच करके जा रहे होते हैं या जा सकते हैं. ऑन द अदर हैंड हम सेलर्स व्यू की बात कर रहे थे कि सेलर्स का पर्सपेक्टिव क्या है कि वो देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को. बायर्स ऑन द अदर हैंड
कॉस्ट सेविंग्स को देख रहे थे और वो कॉस्ट सेविंग्स उनको मुख्तलिफ तरीकों से नजर आती हैं। और सेलर्स के पर्सपेक्टिव में हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स रिलेट करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी के साथ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो रिलेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन के साथ। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और कंपटीशन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जैसे कि बहुत सारी रिसर्च कंपनीज हैं जो कि अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स सेल करती हैं बहुत ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर, सो प्रॉफिट ओरिएंटेड उनकी स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में से भी कंपनीज मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर सिलेक्शंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे वांट टू बिल्ड अ लार्ज कस्टमर बेस, स्पेशली न्यू एंट्रेंट है, वो अपना मार्केट शेयर लेकर आना चाह रहे हैं या कस्टमर बेस ज़्यादा लाना चाह रहे हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो लो कॉस्ट जो है वो प्राइसिंग लेकर आते हैं, जो कि लॉन्गर टर्म प्रॉफिट्स में लॉन्ग रन प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्वे वेब बेस्ड सर्विस जो कि क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, और वो क्या करती हैं कि देयर इज अ फ्री अकाउंट दैट यू कैन क्रिएट, और उस फ्री अकाउंट में आप एक क्वेश्चनेयर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वो उनसे अगेंस्ट 100 रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 100 से ज़्यादा सर्विस रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो उससे क्या है कि वो अपने पास जो फर्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी है कि मार्केट शेयर बढ़ाना है, लोअर कॉस्ट रखनी है, उससे वो अपने पास एक कंपटीशन बिल्ड कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स के साथ, क्योंकि उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा नेगोशिएशन एंड बिडिंग, ये भी कुछ मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं। जैसे आप को अगर हॉलिडे पे जाना है और हॉलिडेज के लिए आप कहीं पर अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं, आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो आप उस लिमिटेड बजट के अगेंस्ट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जिसमें आप जाकर अपने बजट के अगेंस्ट मुख्तलिफ अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी की ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे रूम ऑक्शन या हॉटवायर है, इस तरह की priceline.com है, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनली हमें हेल्प कर सकती हैं अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए। द थर्ड टाइप जो कि हमारी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग है या कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है, वो प्राइस करती है अकॉर्डिंग टू कंपैटिटर्स चार्ज फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि अपनी कॉस्ट को कम अटेंशन दे रहे हैं या डिमांड को भी कम अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन जो कंपैटिटर्स की प्राइसेस हैं उनको देखते हुए प्राइसेस सेट की जा रही हैं। यही रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शिपिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल आर चार्जिंग ऑलमोस्ट द सेम प्राइस फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स। अमेज़ॉन के ऊपर भी अगर हम जाते हैं या हम mysimon.com इसी तरह से एक कंपैरिजन प्राइसेस का करने वाली वेबसाइट है, अगर उस पर भी जाके कुछ आप रैंडम सर्च करते हैं टू बाय अ प्रोडक्ट, यू विल सी के जो उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्रोडक्ट की प्राइस में वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन शिपिंग की प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज वुड ऑलमोस्ट बी द सेम। सो कंपैटिटिव प्राइसेस के अंदर हमारे पास इंटरनेट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमें एक्सेस देती है कि हम कंपैटिटर्स की प्राइसेस को आराम से देख सकें और फिर उसकी बेस के ऊपर अपने अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्राइसिंग के अंदर चेंजेस लेकर आ सकें। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स रिलेट करते हैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी के साथ। कंपनीज जो हैं वो इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी को यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी नोन कार कंपनी वोल्वो
वो रिलेटिवली हाई प्राइस्ड ऑटोमोबाइल सेल करती हैं अपने मुख्तलिफ डीलर्स के थ्रू। उनके पास एक वेबसाइट है जो इनके काम को सपोर्ट करती है, और फिर वो अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन को भी यूज करते हैं टू अपस्केल इट्स ब्रांड इमेज। अब वॉल्वो के जो मार्केटर्स हैं उन्होंने ये लर्न किया था कि 80% से ज्यादा जो इनके कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन परचेजेस की तरफ आना शुरू हो गए हैं बैक इन 2001। वॉल्वो के मार्केटर्स ने ये लर्न किया था बैक इन 2000 एंड 2001 कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो शॉपर्स या बायर्स ऑनलाइन परचेजेस की तरफ आना शुरू हो गए हैं, और उनमें मोस्टली ऐसे हैं कि जो कि हाईली एजुकेटेड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, और वो वॉल्वो की वेबसाइट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे अबाउट द प्रोडक्ट्स, और फिर ईमेल कम्युनिकेशन करते थे मुख्तलिफ डीलर्स के साथ ताकि वो जाकर उस प्रोडक्ट को फिजिकली भी किसी कार को देख कर आ सकें। लेकिन उससे पहले वो अक्सर ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन करके आ जाते थे। ऑन द अदर हैंड देयर वर सम अदर यूजर्स जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस करने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, और वो डीलर्स के पास डायरेक्टली आ जाते थे कि जी यहाँ पर आकर हम अपनी, बिकॉज इट्स अ हाई वैल्यू गुड, तो वो उसको इंटरनेट पे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं तैयार होते थे। सो उन्होंने वॉल्वो ने अपने मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट किया और उससे लर्न किया। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है जिसको रियलाइज करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड ये एक सिर्फ एक सेल्स चैनल है which should be used along with other marketing mix elements. Marketing managers को carefully understand करना चाहिए कि फिर वो कैसे प्राइस करें सेम प्रोडक्ट को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स में। जैसे कि कुछ जगह हैं या कुछ प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट की प्राइस कम रखती हैं और ऑफलाइन के अंदर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। जर्नल्स ऐसे हैं जो कि अगर डाउनलोडेबल फॉर्म में ले लिया जाए, बुक्स ऐसी हैं जो डाउनलोडेबल फॉर्म में ले ली जाएं तो उनकी प्राइस कम होती है एज कम्पेयर टू व्हेन दे आर बॉट इन प्रिंटेड फॉर्म। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिटेल सेक्टर के अंदर या ग्रोसरीज के सेक्टर के अंदर देयर आर organizations which have a similar price. It depends upon the products really. So marketing mix के elements को देखते हुए, marketing mix की strategy को देखते हुए भी prices का अंदाज़ा या prices set की जा सकती हैं। एक और internal factor जो कि as a seller देखना चाहिए वो है information technology का। इंटरनेट जो है वो एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है ऑन प्राइसेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाहिर है एक्सपेंसिव है, लेकिन एक दफ़ा अगर स्मूथ ऑपरेशंस रन होना शुरू हो जाएं, इट कैन क्रिएट ट्रिमेंडस कॉस्ट efficiencies. So हम एक upward pressure on prices and downward pressure on prices दोनों तरह के ही नजर आते हैं because of internet technology. बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फेल करती हैं एक्सपेंसिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, और उनको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है सॉफ्टवेयर जो कि वो लेना चाह रही होती हैं या इम्प्लीमेंट करती हैं, उनको उसके बेनिफिट्स नज़र नहीं आते हैं या उनको फ़ायदा नहीं होता है। कुछ फैक्टर्स जो कि अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करते हैं इंटरनेट प्राइसिंग के अंदर, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन कस्टमर सर्विस इज़ एन एक्सपेंसिव कंपैटिटिव नेसेसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि ट्रेडिशनली तो कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर कंपनीज को एज दे रही थी. फॉर एग्जांपल डेल के केस में उनको बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव एडवांटेज मिल रहा था अपने कंपैटिटर्स से. लेकिन अब पॉसिबल हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस जो कि सक्सेसफुल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, दे हैव गुड कस्टमर सर्विसेज सिस्टम्स. सो कस्टमर्स अब एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ईमेल्स के फौरी उनको जवाब मिलें, उनको रिटर्न्स वगैरह की पॉलिसीज का पता हो और उनको थॉरो हेल्प मिले. FAQs वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं. सो अब जो ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज है वो एक एज नहीं रहा, बल्कि इट हैज़ बिकम अ कंपैटिटिव नेसेसिटी. एक और अपवर्ड प्रेशर जो है प्राइसेस के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग कॉस्ट्स का है. उससे क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं जब हर प्रोडक्ट या हर ऑर्डर के जो कंटेंट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली शिप किए जाते हैं एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर सेंट थ्रू ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स. तब तो बल्क में ऑर्डर आया, स्टोर पे रखवा दिया गया, कस्टमर्स ने आके ले लिया, शिपिंग कॉस्ट कम है. लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन और शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि कैटलॉग मार्केटर्स के केसेस में होता है. और फिर क्या करते हैं रिटेलर्स कि ये शिपिंग कॉस्ट जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं. और इट्स नॉट अ सरप्राइज कि कस्टमर्स भी कई दफ़ा ऑफेंड हो जाते हैं. ये उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जी शिपिंग कॉस्ट इतनी हाई है उनकी एक्सपेक्टेशन से, और वो कई दफ़ा शिपिंग कॉस्ट को देखते हुए अपने शॉपिंग कार्ट्स को या जो उनकी परचेज कर रहे होते हैं ऑनलाइन उसको कैंसिल कर देते हैं. सो एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है प्राइसेस के ऊपर बेस्ड ऑन दीज शिपिंग कॉस्ट. इसके अलावा अफिलिएट प्रोग्राम्स जो कि मुख्तलिफ बिजनेसेस हिस्सा लेती हैं, उनमें एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड लगाती है या रेफर करती है और 5 से 7% उनको कमीशन देना पड़ता है. तो कमीशन कॉस्ट जो हैं वो भी एक अपवर्ड प्रेशर कॉज करती हैं प्राइसिंग के ऊपर. देन साइट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, अगैन यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है टेक्नोलॉजी को लेकर आना. साइट डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है उसकी चीप नहीं है. आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए जो उस चीज़ को समझ सके, जो उसको अपडेट कर सके. सो दैट ऑल्सो incurs pressures on the prices. फिर इसके अलावा कस्टमर्स की एक्विजिशन कॉस्ट, यानी आप जब इनिशियली जब ऑनलाइन रिटेलिंग स्टार्ट हुई थी तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स वाज अराउंड $82, विच मेंट के कंपनी ने $82 स्पेंड किए हैं किसी कस्टमर को अपने पास लेकर आने के लिए कि उनसे परचेज करे. और उस परचेज के बाद इट टुक अ लॉन्ग टाइम कि वो $82 पहले उनसे रिकवर हों और उसके बाद फिर कोई प्रॉफिट्स की उनसे उम्मीद नज़र आए उन कस्टमर्स से. सो और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि ब्रांड लॉयल नहीं हैं, उन्होंने परचेज किया वो चले भी गए. सो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट और ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकती हैं. सो दैट ऑल्सो कॉजेज अ प्रेशर ऑन प्राइसिंग के ज़ाहिर है जब ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही हैं सेलर्स की तो वो प्राइसेस को भी अफेक्ट करेंगी. लेकिन इसके साथ साथ एक डाउनवर्ड प्रेशर भी आता है प्राइसेस के ऊपर, और वो कंपनी सेव कर सकती हैं पैसे टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर. सबसे पहले तो सेल्फ सर्विस ऑर्डर प्रोसेसिंग है, क्योंकि कस्टमर्स अपने ऑर्डर फॉर्म्स खुद फिल कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स खुद प्लेस कर रहे हैं, खुद से सारा प्रोसेस उनका रन हो रहा है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला. उसकी वजह से आपके पास बहुत सारी जो सेल्स ऑर्डर को प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट होती थी वो कम हो जाती हैं. और इनवॉइस को प्रिंट करने की कॉस्ट और इनवॉइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की और पोस्ट करने की कॉस्ट्स वो भी कम हो जाती हैं, बिकॉज अब इनवॉइसेस भी इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल पे कस्टमर्स को भेज दी जाती हैं. सो
मुख्तलिफ कंपनीज ने अंदाज़ा लगाया है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो सेल्फ सर्विस वाला काम है उससे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इसके अलावा फिर जो लोग हायर करने पड़ते थे जो कि प्रोसेसिंग में काम करते हैं, सेल्स को प्रोसेस करते हैं, ऑर्डर्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराने तक का काम उनका होता है, उन पर्सन्स की भी या जो स्टाफ हायर करना है वो भी आपको कम करना पड़ता है बिकॉज मोस्टली काम ऑटोमेटेड हो रहा है, तो वहाँ से भी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसके अलावा जस्ट इन टाइम डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ किया जाता है। आपके EDI नेटवर्क्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स आपस में कनेक्टेड हैं, रिटेलर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उनके नेटवर्क्स, और फिर जो डेटा है ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज डिजिटल चैनल के ऊपर। तो जो जितनी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट हो जाती हैं और उसकी वजह से जस्ट इन टाइम डिलीवरी पॉसिबल होती है। यानी आपको अपने पास इन्वेंट्रीज मेंटेन ज़्यादा बड़ी नहीं करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ बड़े कैश एंड कैरी टाइप बिजनेसेस की दी थी इंटरनेशनली कि उनके स्टॉक एंट्री जो जहाँ पे डेटाबेस में होती है वो डेटाबेसेस कनेक्टेड होती हैं उनके सप्लायर्स के साथ, और अगर जैसे ही कोई स्टॉक लेवल से प्रोडक्ट कम हो जाता है तो अलर्ट जनरेट हो जाता है और सप्लायर फौरन ही वो प्रोडक्ट जो है वो भिजवा देता है। सो जस्ट इन टाइम डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। कई ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है तब भी वो चीज़ मंगाई जाती है, और वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल होता है कि वो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं और वो फौरन इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाती है। इसके अलावा जो कि डाउनवर्ड प्रेशर नज़र आता है प्राइसिंग में वो एक ओवरहेड कॉस्ट का है। देयर आर ऑब्वियसली नो ओवरहेड कॉस्ट्स या लेसर ओवरहेड कॉस्ट्स। अब आपको स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर उस स्टाफ ने बैठना है और काम करना है, आपको रिटेल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन के जो वेयर हाउसेस हैं वो ऑब्वियसली कम एक्सपेंसिव हैं उनके अगर उनके रिटेल स्टोर्स होते उनसे, सो ओवरहेड कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस। फिर कस्टमर सर्विस, ऑल्दो इनिशियली तो कस्टमर सर्विसेज वाला काम जैसे हमने पहले मेंशन किया वो कॉस्ट इनकर करता है, लेकिन कंपनीज बहुत ज़्यादा अमाउंट्स सेव कर लेती हैं कस्टमर सर्विसेज को ऑटोमेट करने से, स्पेशली ऐसे काम जो पहले एम्प्लॉइज करते थे और अब वो ऑटोमेटेड तरीके से किए जा सकते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉस्ट सर्विंग हो जाती है। आपके एम्प्लॉइज आपको कम ज़रूरत पड़ती है, जितने पहले थे उनसे मे बी हाफ की ज़रूरत पड़ती हो, तो आपकी कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो भी आपकी प्राइसेस को डाउनवर्ड प्रेशर मिलता है। देन प्रिंटिंग एंड मेलिंग कॉस्ट्स, दे आल्सो go down. The last one is digital product distribution, which means कि there are certain types of products जो कि डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल ही कॉस्ट कम हो जाती हैं। उसके इसमें यस आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर इनिशियल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली जितनी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है और कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं विद शिपिंग कंपनीज एंड स्टाफ, उस तरह का काम नहीं करना पड़ता। आपने पेमेंट की और पेमेंट के फौरन बाद ही यू आर एबल टू डाउनलोड दोज प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंटेंजिबल फॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं, म्यूज़िक, वीडियोस और बुक्स भी, और इस किस्म के जितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि डाउनलोडेबल फॉर्म में किए जा सकते हैं, वो भी जाहिर है प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं और एक डाउनवर्ड प्रेशर इनका कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे ऑनलाइन प्राइसिंग के काम को अफेक्ट करते हैं अदर देन इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में वी टॉक अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट एफिशिएंसीज जो कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर रही होती हैं।
हम मार्केट की टाइप को देखते हुए प्राइसेस सेट करते हैं, और मार्केट्स की टाइप्स, आई एम श्योर यू नो दीज: प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोलीज। ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक मार्केट के स्ट्रक्चर का बारे में बताती हैं, और 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। प्योर कंपटीशन में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, एक यूनिफॉर्म कमोडिटी है, सो आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केटिंग कम्युनिकेशन लिटरली कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। सो मार्केटर्स जो हैं इन ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, उस मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, लेकिन प्राइस रेंजेस जो हैं वो डिफर कर रही होती हैं, एक सिंगल मार्केट प्राइस मौजूद नहीं होती है, क्योंकि सेलर्स जो हैं वो प्राइसेस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं ऐसी मार्केट के अंदर। ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देयर आर फ्यू सेलर्स, और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेलर्स होते हैं अबाउट देयर कॉम्पिटिशंस एंड देयर प्राइसिंग, और अगर उनमें से कोई एक सेलर अपनी प्राइस कम कर दे तो कस्टमर्स फौरी उसके पास जाना शुरू कर देते हैं। और प्योर मोनोपोली, यू नो, मार्केट structure where market consists of one seller whose prices are usually regulated by the government. Market structure की distinction जो है वो बहुत ज़्यादा important है online sellers के लिए, क्योंकि price transparency eventually results in a completely efficient market. और हमारे जो है ना कस्टमर्स के पास फिर ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और रिजल्ट फिर क्या होगा? हमारे पास एक प्योर कंपटीशन की फॉर्म में रिजल्ट हमें नजर आएगा। हमारे पास एक एफिशिएंट मार्केट की अगर एग्जांपल हम कोई देखना चाहें तो आई थिंक आपको अंदाजा होगा ही कि स्टॉक मार्केट इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस जहां पर हम कह सकते हैं कि इट्स एन एफिशिएंट मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहां पर, क्योंकि ट्रेड कमीशन की प्राइस के बेस के ऊपर कंपटीशन रन हो रहा होता है, और अगर इसी तरह से और प्रोडक्ट्स भी फॉलो करें इस तरीके कार को तो हमारे पास इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट हो सकता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन ये शायद हो ना पाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि ऐसा शायद ना करने दे सकें, और मार्केट एफिशिएंसी को जो है अंडरस्टैंड करना फिर हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। स्टॉक मार्केट वाली जगह से दोबारा कर लीजिए प्लीज, आई डोंट नो सेंटेंस सही नहीं बना तो। ओके, सो स्टॉक मार्केट इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, बिकॉज बहुत सारे वहाँ पर लोग compete कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन ट्रेड कमीशन प्राइसेस, और अगर इसी तरह से और प्रोडक्ट्स भी फॉलो करें इस तरीका कार को तो हमारे वहाँ इंटरनेट में बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट हो सकता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, लेकिन शायद ये कभी नहीं होगा। हम आगे जाके कुछ सेक्शंस के अंदर इसके बारे में फर्दर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मार्केट एफिशिएंसी का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और इकोनॉमिस्ट ने बहुत दफ़ा बहुत अरसे से कुछ थेरीज पे काम किया हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर इन एफिशिएंट मार्केट्स के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि ऐसी मार्केट्स जो हैं वो परफेक्ट प्राइस कंपटीशन जो है वो फेस करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी। मार्केट एफिशिएंट कब होती है? जब कस्टमर्स के पास इक्वल एक्सेस हो इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट्स का, प्राइसेस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक एफिशिएंट मार्केट जो है वहाँ पर हमें लोअर प्राइसेस नज़र आती हैं, हाई प्राइस इलास्टिसिटी नज़र आती है, फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस नज़र आती हैं, स्मॉल प्राइस चेंजेस होती हैं, और नैरो प्राइस डिस्पर्शन होती है। सो जो एक ऑब्जर्व्ड स्प्रेड है हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के अंदर किसी एक प्रोडक्ट में, वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है।
क्लोजेस्ट एग्जांपल हमें एफिशिएंट मार्केट की जो नज़र आती है, जैसे मैंने पहले बताया, वो स्टॉक मार्केट ही है। कमोडिटी मार्केट्स भी शायद एफिशिएंट हो सकती अंटिल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंटरवीन ना करते विद डिफरेंट कंट्रोल्स। इंटरनेट की वजह से ये जो इंटरनेट के ऊपर मार्केट्स बन रही हैं, दे आर मे बी क्लोज टू बीइंग एफिशिएंट मार्केट्स, जैसे कि एफिशिएंट मार्केट्स की थ्योरी के हिसाब से। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर है इंटरनेट के ऊपर, दैट डज नॉट बियर ऑल ऑफ इकोनॉमिस्ट्स प्रेडिक्शन। हमें नज़र आ रहा है स्लाइड पे एफिशिएंट मार्केट्स जो हैं वो किस चीज़ में रिजल्ट करती हैं, वो करती हैं रिजल्ट लॉस ऑफ प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर। सो एज इट इज़ वेरी क्लियर कि एक एफिशिएंट मार्केट के अंदर मार्केट कंट्रोल जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट जो है वो प्योर मोनोपोली के बाद जो है, या प्योर मोनोपोली वाली जो मार्केट्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट्स हैं। हमारे पास जो ई मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए एरियाज ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, दे आर बेसिकली ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां ऐसी सिचुएशंस जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, और कंपटीशन की टाइप जो है या मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ओलिगोपोलिस्टिक है या मोनोपोलिस्टिक है। इंटरनेट मार्केट को कहा जाता है कि ये एक एफिशिएंट मार्केट है, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट से दैट इट इज़ एन इनएफिशिएंट मार्केट। इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन हम लेटर लेक्चर्स के अंदर करेंगे। आइए अभी कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ इस कंपनीज की इंटरनेट के ऊपर जो प्राइसेस को कैसे मैनेज कर रही हैं। ओके, सो द फर्स्ट साइट आई वांट यू टू लुक एट इज अमेजॉन। अमेजॉन की बहुत दफ़ा आपको कह चुकी हूँ कि जी विजिट कीजिए, देखिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, just to understand how their business model works. But what I've done is I've randomly selected a book. The book's name is Who Moved My Cheese, and it was written by Spencer Johnson and Kenneth Blanchard. अगर आपको भी कभी मौका मिले तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। छोटी सी बुक है about life, about change, about motivation, and an interesting book. But anyway, let's have a look at pricing here. If you were a buyer and if you wanted to buy this book, अब आप इधर से कैसे सिलेक्शन करेंगे? यहाँ पर आपके पास रिजल्ट्स में मुख्तलिफ स्टोर कीपर्स या मुख्तलिफ स्मॉल बुक सेलर्स ने अपनी प्राइसेस कोट की हुई हैं, और उनकी रेटिंग्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अभी मैंने क्लिक किया तो एक पॉपअप बॉक्स खुला है जिसमें मुख्तलिफ रिव्यूज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। दैट कैन हेल्प यू और दैट कैन एड विद योर डिसीजन मेकिंग कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस सेलर से ख़रीदने के बारे में और उनकी एक्सपीरियंसेस क्या थे इस बुक के बारे में। सो दिस सेलर इज सेलिंग इट फॉर अराउंड $11, लेकिन उससे अगला ही सेलर इसी किताब को सेल कर रहा है अराउंड $3 के अंदर, और आगे जाके मुख्तलिफ प्राइसेस आपको नज़र आती जा रही हैं। अगर आप इसको परचेज करना हो तो हाउ वुड यू फाइंड आउट? आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सेलर की कितनी पुरानी परचेजेस थी और उसके हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन लेंगे। जो फर्स्ट सेलर है उससे 2000 लोगों ने पहले परचेज किया हुआ है, which maybe gives you an idea कि आप भी शायद इन्हीं से परचेज करेंगे। लेकिन जो नीचे बाकी सेलर्स हैं उनसे कम लोगों ने परचेज किया हुआ है, बट मे बी these sellers are in your area। अगर आप इनको सर्च करें फर्दर और इनसे आपको प्रोडक्ट जल्दी रिसीव हो जाए तो मे बी आप इधर से चूज करना चाहेंगे। अब इट रियली डिपेंड्स। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन है माय साइमन। बाय द वे ये सारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं, इसलिए मैं आपको इसको एग्जांपल्स भी कोट करती रहती हूँ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस आइडियाज फॉर अस हियर इन पाकिस्तान एज वेल। mysimon.com जो है वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ जो सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के
उनकी साइट्स के ऊपर आपको ले जाता है और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। सो यहाँ पर भी ये बुक अवेलेबल है मुख्तलिफ सेलर्स के पास और उनकी भी प्राइसेस में डिफरेंसेस हैं। एक और चीज़ देखिए कि माई साइमन की वेबसाइट के ऊपर एड्स भी डिस्प्लेड हैं और ये एड्स वाला सेक्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ और लोगों ने अपने एड्स डिस्प्ले किए हुए हैं। सो दिस मे बी और कुड बी एन एफिलिएट प्रोग्राम और माई साइमन इन एड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने की वजह से पैसे बना रही है वेबसाइट, या ये भी हो सकता है कि ये गूगल के एड्स की वजह से आ रहा हो, गूगल के एडसेंस की प्रोग्राम की वजह से, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। आई वुड आस्क यू टू फाइंड आउट अबाउट इट। ओके, एंड एक और एक्स वेबसाइट का मैं जिक्र करती हूँ, priceline.com का। प्राइसलाइन की साइट आपके सामने खुली हुई है, हैव अ लुक। यहाँ पे आप मुख्तलिफ फ्लाइट्स का या मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने लिए डिस्काउंटेड जो है ऑप्शन वो ढूंढ सकते हैं। प्राइसलाइन के ऊपर ही मैंने यहाँ पे जस्ट रैंडम सर्च की कि जी मुझे एक अकोमोडेशन चाहिए इस्लामाबाद में, अगर मैं ट्रैवल करके जाती हूँ और वहाँ पे अगर मैं रहना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नज़र आती हैं, एंड दीज आर द रिजल्ट्स। मे बी इट कैन हेल्प मी आइडेंटिफाई अ बेस्ट चॉइस फॉर मी। आई हैव डन अनदर सर्च हियर एक और वेबसाइट के ऊपर जो कि कंपैरिजन वेबसाइट है बिज रेट के नाम से, और मैंने हमारी जो इस कोर्स की बुक है ई मार्केटिंग बाय जूडी स्ट्रॉस उसको सर्च किया और मुझे ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। हैव अ लुक एट द प्राइसेस। ये इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, $135 और $127, विच इज़ अ लॉट ऑफ प्राइस। आई हैव सर्च द सेम बुक इन अदर वेबसाइट एंड हियर हैव अ लुक। शुरू में प्राइस बहुत ज़्यादा है और आगे जाके कम प्राइस पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमारे लो प्राइस एडिशंस हैं हमारे रीजन के लिए, एशियन रीजन के लिए। वो भी प्राइसेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं हमें पेपर बैक की फॉर्म में जो बुक अवेलेबल है। सो अगेन अनदर चॉइस, जो हमने 5-4 वेरिएबल्स पढ़े बायर्स के पर्सपेक्टिव से, उस बायर्स के वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, एनालाइज कीजिए कौन कौन से वेरिएबल्स थे। कॉस्ट, एनर्जी, साइकिक कॉस्ट्स, मुख्तलिफ तरह की जो कॉस्ट थी उनको देख के इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट टाइम दैट आई लीव। अभी तक हमने जो डिस्कशन की प्राइसिंग से रिलेटेड वो हमने basically we saw how pricing works in online world and we saw it from buyers perspectives and sellers perspective. बाकी जो related discussion है with reference to pricing, जिसमें हम fixed और dynamic pricing का भी जिक्र करेंगे और internet as an efficient और inefficient marketplace का भी जिक्र करेंगे, वो next class में continue करेंगे। Till then, Allah Hafiz, have a good time, stay smart, stay safe. Oh, by the way, I forgot the one more thing for you. अभी जो हमने साइट्स विजिट की हैं उन साइट्स को व्यू कीजिए। कंपैरिजन वेबसाइट्स कोई भी दो, मे बी ट्रैवलिंग की अगर करना चाहते हैं तो travelocity.com और travelsupermarket.com, और इनका आपस में एक आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट व्यू इट एज अ बायर एंड सी कि आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल करना है तो आपको क्या ऑप्शंस ये देते हैं और आप कैसे उस डिसीजन को लेंगे, और क्या कॉस्ट्स हैं जो बायर्स के पर्सपेक्टिव से हमने प्राइसिंग के रिलेटेड आज पढ़ी हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। और यू कैन विजिट वन ऑफ द अदर वेबसाइट्स, बिजरेट और शॉपजिला को आप व्यू कर सकते हैं और उसमें कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट डाल के सर्च बॉक्स में उसका रिजल्ट्स देखिए और फिर कंपेयर कीजिए कि एज अ बायर हाउ आर दे फैसिलिटेटिंग यू, और आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं और डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान है या मुश्किल है, क्या कॉस्ट्स हैं जो बायर्स वहाँ पर देख रहे हैं, जो उनको इनकर करनी पड़ती हैं या जो उनके जहन में आती हैं। हैव अ गुड टाइम, एंजॉय दिस एक्टिविटी। अल्लाह हाफिज़।